फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ। तो अगर हम लोग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन के बारे में बात करें, ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन अगर कहा जाए तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था और ब्रिटिशों ने लगभग 100 वर्षों तक, ठीक है, 100 वर्ष तक भारत में सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित किया, ठीक है, यानी कि 100 वर्ष तक इनका फोकस कहाँ था? सिर्फ व्यापार पे। इसके बाद क्या होता है कि दस्तक प्रणाली जैसे इन्हें मिलती है, दस्तक प्रणाली जिसे ब्रिटिशों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दस्तक प्रणाली के पश्चात ब्रिटिशों की स्थिति बंगाल में व्यापारिक दृष्टिकोण से अधिक मजबूत हो गई। इससे क्या हुआ कि बंगाल में व्यापारिक, ठीक है, दृष्टिकोण से यह क्या हो गया? अत्यधिक मजबूत हो गया, जिसके कारण 1740 के पश्चात, ठीक है, उन्होंने भारतीय शासकों से समानता स्थापित करने का प्रयास किया और संपूर्ण ब्रिटिश काल में ब्रिटिशों ने साम्राज्य विस्तार हेतु भारत में विभिन्न प्रकार की नीतियां भी लागू की है। तो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, किन नीतियों के कारण हुआ, उसी नीति को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कई नीतियों को ये क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये सापेक्ष पृथकवाद की नीति अपनाते हैं। इस नीति में कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ से लेके, ठीक है, ये पहले का है, यानी बिफोर 1740, ये 1740 के पहले का ये नीति रहता है। तो इस समय ब्रिटिशों ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1740 तक, ठीक है, यानी आरंभ से लेके 1740 तक भारत में हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कि वहाँ के राजाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। इस काम में कंपनी ने केवल भारत में व्यापार से अत्यधिक लाभ कमाने का ही प्रयास किया, ठीक है, और उन्होंने भारतीय राजाओं से अच्छे संबंधों पे भी जोर दिया है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अत्यधिक सुनिश्चित हो, ठीक है, इसलिए वे उन्हें प्रभावित नहीं करना चाहते थे। और इस चरण में देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक सक्रियता से भी दूर रहे, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो है तो इन्हें व्यापार से मतलब था, लाभ से मतलब था, लेकिन वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, ठीक है, वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ कहा जाए तो इन्हें वहाँ के राजनैतिक सक्रियता में भी भाग नहीं लेना था, बस उन्हें व्यापार और लाभ से मतलब था। इसी के बीच स्टार्ट होता है समानता की नीति और समानता की नीति स्टार्ट होता है 1740 से 65 के बीच में, ठीक है। तो इसमें होता है कि 1740 के पश्चात ब्रिटिशों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, यानी कुछ बदलाव किए और भारतीय राज्यों के साथ समानता की नीति लागू की। और इसमें 1739 में अगर मुगल साम्राज्य पे कहा जाए, 1739 में मुगल शाह यानी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम नादिर शाह का ये आक्रमण हुआ था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसने राजनैतिक रूप से कमज़ोर हो रहे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाया। और 1717 में फ़िरोज़शाह ने दस्तक का अधिकार दे दिया था ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है। तो 1740 तक आते आते बेहद ये स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि 1740 से 65 के मध्य
भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है तो यह कई प्रकार के प्रमुख कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि दुर्गीकरण करना, पलासी एवं बक्सर जैसे युद्धों को जीतना, ठीक है। इसके साथ ही देखें तो इन्होंने इलाहाबाद की संधि भी की है 1765 में, इलाहाबाद की संधि। और राजस्व के अधिकार भी इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिए थे, राजस्व के अधिकार को प्राप्त करना, ठीक है। तो ये सब समानता की नीति के अंतर्गत ही आ रहा था। इसके बाद हम लोग देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को करने के लिए एक और नीति अपनाई, जिसे घेरे की नीति कहते हैं, घेरे की नीति। इस घेरे की नीति को 1765 में लागू किया गया था, जो कि 1798 तक चलती है। इसमें ये कहा गया कि 1765 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में घेरे की नीति लागू कर दी। और इस नीति के अगर जनक कहा जाए, इस नीति के जनक तो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और इस नीति के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स ने दक्षिण के मराठा, निजाम और मैसूर के खिलाफ घेराबंदी की है, जो हम लोग इसके पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इस समय दक्षिण भारत में मराठा, निजाम और मैसूर के मध्य राजनीतिक त्रिपक्षीय संघर्ष भी चल रहा था। और इसी नीति का मूल उद्देश्य भारतीय राज्यों को हराने हेतु शेष 2 राज्यों के साथ गठबंधन स्थापित करना था। यानी कि किसी भी दुश्मन के 2 दुश्मनों के साथ क्या कर लीजिए, गठबंधन कर दीजिए और तीसरे को हरा दीजिए। कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही थी। यानी कि घेरे नीति में जिस भी कंपनी, ये जो कंपनी थी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी, जब किसी राज्य को घेरे में लेती थी तो उन्हें वो सुरक्षा की गारंटी देती थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दक्षिण भारत में मैसूर की विजय, ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान जो होते हैं वो लास्ट तक क्या करते हैं, मैसूर के युद्ध को जीतते हैं, ठीक है। और उसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें वो उनका एक कथन भी है कि 100 वर्ष जीने से अच्छा है, 100 वर्ष गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है कि 1 वर्ष शेर की तरह जियो, ठीक है। इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए कई और नीतियाँ अपनाई जाती है, जैसे कि सहायक संधि। तो अगर हम लोग बात करें सहायक संधि के बारे में, ठीक है, तो सहायक संधि को अपनाया गया था, सहायक संधि ये 1798 से लेके 1848 तक चला। और सहायक संधि कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए प्रारंभ की गई नीतियों में से एक सहायक संधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। और इस संधि को वास्तव में घेरे नीति का ही विस्तार से माना जाता है। और सहायक संधि में जो ये लागू किए थे, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली थे, लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है। सहायक संधि लागू करने के 2 मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बोला जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पे विजय प्राप्त कर ली थी और ब्रिटिशों को भारत में यह डर भी था कि बोनापार्ट भारतीय राज्यों की सहायता से भारत आने में कहीं कामयाब न हो जाए। इसीलिए भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिशों ने सहायक संधि पे हस्तांतरित किया। और दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिश जो थे भारतीय राज्यों पे अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना चाहते थे। तो यह 2 कारण था जो सहायक संधि लाने का मेन कारण हो गया।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सहायक संधि की मुख्य विशेषता भी है, जैसे कि इस संधि के अंतर्गत संबंधित राज्य जो है बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी अन्य राज्य से संबंध स्थापित नहीं कर सकता या गठबंधन नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप ब्रिटिश से सहायक संधि कर लेते हो तो बिना उनके परमिशन के आप किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, किसी दूसरे से संधि नहीं कर सकते हो, गठबंधन नहीं कर सकते हो। दूसरा विशेषता यह है कि ये संबंधित राज्य किसी अन्य राज्य से युद्ध एवं संधि की घोषणा नहीं कर सकता, जो मैं अभी बोल चुकी हूँ। संबंधित राज्य में कंपनी की सेना नियुक्त की जाएगी, जिसका व्यय भी संबंधित राज्य को ही करना होगा। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी सेना को नियुक्त करेगा तो उसका जितना भी कार्यभार होगा, जितना पैसा होगा, सब उस राज्य को ही देना पड़ेगा। ठीक है। हुआ कि संबंधित राज्य के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जितने भी राज्य से सहायक संधि किया जाएगा उन सारे राज्यों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। उनका खाना पीना सब चीज़ का खर्च उस राज्य को ही उठाना पड़ेगा। कंपनी संबंधित राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कहने का मतलब कि जब हम कोई रेजिडेंट को रखेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट को, तो राजा जो भी करेगा उसमें उस रेजिडेंट को भूलने का, उस काम को रोकने का उन्हें पूरा अधिकार रहेगा। कंपनी की अनुमति के बिना संबंधित राज्य किसी भी यूरोपीय कर्मचारी की नियुक्ति भी नहीं कर सकेगा। ठीक है। बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित राज्य की पूर्ण सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व लेती है। यानी इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि आप गूंगे बहरे बन के बैठो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप नाम मात्र का राजा रहोगे। सहायक संधि से कंपनी को लाभ होता है। इससे किसको लाभ होता है? कंपनी को लाभ होता है। अब कंपनी को लाभ कहने का मतलब कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि एक तो ये भारतीय राज्यों पे अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रहे हैं और बिना खर्च के ही अपनी कंपनी में जितनी सेना है उनको सामरिक स्थानों पे भी नियुक्त कर रहे हैं। और अब कंपनी को यह भारत से डर भी नहीं था कि भारतीय राज्य जो हैं उनके खिलाफ कोई गठबंधन करेंगे या उनके खिलाफ कोई विद्रोह करेंगे, तो इसलिए कंपनी को कई तरीके से लाभ ही लाभ था। लेकिन ये जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने लाया तो इसके कई परिणाम होते हैं, जैसे कि सहायक संधि लाने से जो राज्य की संप्रभुता थे, ठीक है, सहायक संधि लाने से क्या हुआ कि राज्य की संप्रभुता खत्म हो गई। ठीक है, राज्य की संप्रभुता खत्म हो गई। संप्रभुता कहने का मतलब है कि आप आंतरिक या बाह्य निर्णय कुछ भी नहीं ले सकते हो। और भारत के अधिकतर राज्य जो थे वो ब्रिटिशों के अधीन ही आ गए थे, नियंत्रण में आ गए थे, जिससे ब्रिटिश भारत में सबसे शक्तिशाली होने लगे और राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। ठीक है। बात करें कि भारतीय राज्यों के किन किन राज्यों के साथ सहायक संधि की गई है, तो इनमें कई राज्य हैं। ठीक है, राज्य हो गए, इधर वर्ष में लिख देती हूँ। तो अगर राज्य में कहा जाए तो कई राज्य है, कई वर्ष है जिनके साथ सहायक संधि किया गया, जैसे कि हैदराबाद जिनके साथ 1798 में संधि किया जाता है। मैसूर हो गया, मैसूर जिनके साथ 1799 में संधि किया जाता है। तंजौर हो गया, तंजौर जिनके साथ 1799 में ही सहायक संधि की जाती है। अवध आ जाएगा, ठीक है, जिनके साथ 1801 में संधि हुआ था सहायक संधि। पेशवा हो जाएंगे, पेशवा के साथ भी 1801 में ही संधि की जाती है सहायक संधि। इसके बाद भोसले होते हैं, भोसले इनके साथ भी 1803 में सहायक संधि की जाती है। और सिंधिया सबसे लास्ट में कौन आते हैं? सिंधिया, इनके साथ 1804 में सहायक संधि की जाती है। तो सहायक संधि भी एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद कहा जाए तो राज्य हड़प की नीति, इसके बाद कौन सा नीति आया? राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति। और राज्य हड़प का नीति कहा जाए तो ये 1848 से 58 के बीच में लाया गया है। ठीक है,
और इसमें कहने का मतलब है कि ये डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ये किनके द्वारा? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। डलहौजी ने राजहरप की नीति लागू की थी और इस नीति को लागू करने का सबसे बड़ा कारण था साम्राज्य विस्तार, ठीक है। और यही जो राजहरप की नीति है ये 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण भी बनता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई नया उपकरण नहीं था। यानी कह सकते हैं कि यह जो राजहरप की नीति है तो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण भी बनेगा, महत्वपूर्ण कारण भी ये बना, जिसमें कई तरीके से हम लोग देखते हैं कि राजहरप की नीति लगाई जाती है। तो चलिए उन राज्यों के बारे में भी देखते हैं। हरप की नीति के बारे में बोला जाए तो पंजाब में अगर देखा जाए पंजाब में 1849 में इसे अधिग्रहण कर लिया गया था। इसे क्या कर लिए थे? अधिग्रहण कर लिए थे। अवध में कुशासन का आरोप लगाया गया। अवध में कुशासन का आरोप लगा के इसे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद पे अधिकार कर लिया, ठीक है। इसके बाद कुछ और राज्य बचे हुए थे जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए डलहौजी को बुलाए थे। जैसे कि उसमें सतारा हो गए, नागपुर हो गया, नागपुर, जैतपुर, ठीक है, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, इसके बाद आ जाता है संभलपुर। तो इन राज्यों को, ठीक है, इन राज्यों में ब्रिटिशों का कोई अधिकार नहीं था। तो डलहौजी ने सोचा कि इन राज्यों को कैसे हम अपने अधिकार क्षेत्र में लें। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वास्तविक उत्तराधिकार का अभाव यहाँ बताया गया। यानी डलहौजी ने कहा कि जिनका खुद का पुत्र न हो, ठीक है, यानी जिनका दत्तक पुत्र हो। दत्तक पुत्र कहने का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। अगर जिनका दत्तक पुत्र रहेगा तो उन्हें उस राज्य का कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो राज्य स्वयं ही ब्रिटिशों के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। ऐसा कह के उन्होंने राज्य को हड़प लिया डलहौजी ने, ठीक है। इसमें देखिएगा तो सतारा जो है इसे 1848 में हड़पा जाता है। जैतपुर जो है उसे 1849 में हड़पा जाता है। संभलपुर को 1850 में हड़पा जाता है। उदयपुर को 1852 में, ठीक है। इसके बाद झांसी को देखिएगा तो 1853 में। और नागपुर जो बच गया तो नागपुर को यहाँ पे इसी के आसपास में हड़पा जाता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि 1834 के आसपास में देखिएगा, कब? 1834। तो 1834 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी इनके विषय में सोचा था, ठीक है, इनके विषय में सोचा कि क्या ये राजहरप नीति सही है या गलत है। डलहौजी इनके साथ जाति तो नहीं कर रहा है, ये इन्होंने सोचा। इसके बाद यह एक इत्तेफाकी, समझिए, यह एक इत्तेफाकी था जिसमें बहुत से भारतीय राजा बिना उत्तराधिकारी के मर गए थे, ठीक है, मर गए थे। यानी आप कह सकते हैं कि यह एक इत्तेफाकी था कि इसमें जितने भी राज्य बचे हुए थे उनका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, सब दत्तक पुत्र थे। और इस नीति से 7 राज्य हड़पे जाते हैं। कितने राज्य? 7 राज्य हड़पे जाते हैं, ठीक है। तो इस नीति से आप कह सकते हैं कि इस नीति से
इस नीति से 7 राज्य हड़प लिए गए और भारत का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी को भारत में पुनः अधिग्रहण की जिम्मेदारी देकर भेजा गया और डलहौजी एक साम्राज्यवादी ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो 1848 में ही लॉर्ड डलहौजी ने भारत में राज हड़प की नीति लागू की और यह नीति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए लागू की गई थी। और इस नीति के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजाओं के द्वारा गोद लिए गए पुत्रों को उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यह नीति वास्तव में भारत में 1857 की क्रांति का भी महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, बीच में डलहौजी के द्वारा सोचा गया यह नवीनतम उपकरण नहीं था। इससे पहले भी वो ऐसा नीति अपना चुके थे, परंतु 1834 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पर विचार किया। ठीक है, और यह एक तरीके से इत्तेफाकी था कि 1848 के आसपास बहुत से भारतीय राज्यों के कोई पुत्र नहीं थे, यानी कि बिना उत्तराधिकारी के ही मर गए। और डलहौजी ने इस नीति से 7 राज्य हड़प लिए और 1856 तक आते आते भारत का एकीकरण डलहौजी ने पूरा किया। ठीक है, और इस नीति से हम लोग देखेंगे कि कई तरीके से बहुत से राज्यों ने अपनी संप्रभुता खो देती है और भारत में बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है और साथ में भारी अशांति भी फैलने लगता है। अगर हम लोग बात करें कि विभिन्न राज्यों की स्थापना एवं उनका अधिग्रहण, ठीक है, एवं उनका अधिग्रहण कैसे कैसे हुआ, किस संधि के द्वारा हुआ उसे बताइए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बंगाल का, ठीक है, सबसे पहले कौन आता है? बंगाल। तो बंगाल में यहाँ पे 2 थे, एक था संस्थापक बंगाल का मुर्शिद कुली खां, ठीक है, जो कि 1722 में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इनकी अधिग्रहण होता है, इनका क्या किया जाता है? अधिग्रहण, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा होता है। कब होता है? तो 1765 में, यानी इसमें रिजल्ट क्या निकला? तो वही समानता की नीति के तहत, समानता की नीति। इसमें कौन सी नीति के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है? तो समानता की नीति। अगर हम लोग मराठा का बात करें, मराठा, ठीक है, तो मराठा में रहते हैं एक ओर से बाजीराव प्रथम और दूसरे ओर से इनका 1801 में ब्रिटिशों ने इनका क्या किया था? सहायक संधि किया था। सहायक संधि नीति के द्वारा मराठा को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हैदराबाद में अगर कहा जाए तो यहाँ के संस्थापक का नाम था निजाम उल मुल्क, ठीक है, और इनका भी 1798 में, ठीक है, सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद का अधिग्रहण कर दिया जाता है। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सहायक संधि नीति के द्वारा हैदराबाद को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। उसके बाद अगर बात करें तो आता है अवध, और अवध के संस्थापक का नाम था सादत खां, और 1801 में सहायक संधि के द्वारा अवध को मिला लिया जाता है। और फिर 1806 में, ठीक है, सादत खां जो 1806 में 1856 में कुशासन के आधार पे, ठीक है, अवध को पूरे तरीके से मिला लिया जाता है।
इसके बाद अगर बात करें तो मैसूर, और मैसूर के संस्थापक का नाम हैदर अली है, हैदर अली, ठीक है। और हैदर अली को भी 1799 में सहायक संधि के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है मैसूर को, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो पंजाब के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पंजाब के जो संस्थापक थे वो थे राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह 1792 में, ठीक है। और इन्हें भी 1849 में, ठीक है, इसमें दिलीप सिंह आ जाते हैं। 1849 में सहायक संधि नीति के द्वारा इन्हें भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। लेक्चर में हम लोग जानेंगे ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था, कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रही है और आज हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। और उस समय उन्होंने कौन कौन से व्यवस्थाएं अपनाई थी जिनसे हमें सीखना चाहिए या उसमें सुधार करना चाहिए। तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे।